हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो आर्ट मेड इजी। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हमारा दीदारगंज यक्षी, जिसको हम चामर ग्राहड़ी दीदारगंज यक्षी भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये हमेशा पूछी जाती है। कोई भी ऑब्जेक्टिव आप एग्जाम दोगे, जो टीजीटी पीजीटी का देते हो, केवीएस देते हो, नवोदय देते हो, तो इसके बारे में अक्सर ही क्वेश्चन पुट अप होता है। ठीक है। तो ये दीदारगंज ये अच्छी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको कई बार चामर ग्रहणी भी लिखा रहता है। ठीक है। और इंग्लिश में अगर देख लेते हैं इसका नाम, तो दीदारगंज अच्छी चौरी बियरर। ठीक है। इसमें क्या है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी पॉलिश। ठीक। और ये कहाँ पर संग्रहित है? ये है हमारी बिहार म्यूजियम में। ठीक है। कहाँ पर संग्रहित है? ये बिहार म्यूजियम में, जो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको और किस नाम से, चंवर डुलाने वाली राजा की सेविका, इस नाम से भी बोल सकते हैं दीदारगंज यक्षी। मतलब आप अलग अलग बुक्स में भी पढ़ोगे तो कई जगह इसके नाम भी चेंज मिलेंगे। पर चामर ग्रहणी मीन्स चंवर, ये देखिए हाथ में जो पकड़े हैं ना राजाओं के, ऐसे पीछे डुलाने के लिए पंख पंखे जैसा बना होता है, उसको बोलते हैं चंवर। चंवर डुलाने वाली राजा की सेविका दीदारगंज यक्षी। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों को रट लेना है। नेक्स्ट है मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषताएं मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये मूर्ति कहाँ पे है? बिहार, भारत में बिहार संग्रहालय में है। 1917 में मिली थी। पाटलिपुत्र के रूप में पटना मौर्यकालीन राजधानी थी। तब क्या थी? पटना मौर्यकालीन राजधानी थी। किस समय की है? ये मौर्यकाल की है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कब मिली थी? 1970 में मिली थी। प्रतिमा 5'2" लंबी और 1'7" और एक 1.5 की कुर्सी पर चुनार बलुआ पत्थर से बनी है। ये चुनर नहीं है, चुनार है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। चुनार बलुआ पत्थर से बनी हुई है। तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। सबसे पहली बात, कहाँ पे है? बिहार संग्रहालय में है। किस काल की है? मौर्य काल की है। और थर्ड नंबर पे है किससे बनी हुई? चुनार से प्राप्त लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। फ्लाई विस्क, जिसको बोलते हैं चौरी। फ्लाई विस्क मीन्स चौरी, जो अपने हाथ, जो अभी हम लोगों ने पिक्चर में देखा, दाहिने हाथ में पकड़ी जाती है जबकि बायां हाथ टूटा हुआ है। मीन्स की पहले पिक्चर से देखते हैं फिर से। ये देखिए, जो दाहिने हाथ में पकड़े है और बायां हाथ इसका टूटा हुआ है। ठीक है। ये इसको बोला गया फ्लाई विस्क। फ्लाई विस्क, जिसको चौरी, दाहिने हाथ में पकड़ी है, बायां हाथ टूटा हुआ है। एक ही पत्थर के टुकड़े से बना हुआ है। महीन वस्त्र शरीर के ऊपरी भाग को ढकता हुआ बाएं कंधे के ऊपर से दाहिने हाथ के नीचे पैर तक फैला हुआ है। केसों को पीछे जूड़े नुमा बांधा गया है। ये इसकी मुख्य विशेषताएं देखिए, एक महीन कपड़ा पूरा ऊपर से नीचे तक ढका हुआ है, और क्या है? केसों को पीछे जूड़े के रूप में बांधा गया है। ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट, खोज। यह मूर्ति कैसे मिली, इस पे अलग अलग मत हैं। पटना संग्रहालय प्रकाशन ने इस बात पर प्रकाश डालता है कि पटना के तत्कालीन कमिश्नर माननीय EHS वॉल्स के पुत्र में गुलाम रसूल नाम के एक व्यक्ति को उसकी खोज का श्रेय दिया गया, जिसने दीदारगंज के नजदीक नदी तट पर फैले कीचड़ में चिपके इस मूर्ति को देखा। रसूल ने तब उस मूर्ति को निकालने के लिए उस स्थान को खोदना शुरू किया। ये जस्ट फॉर ए बोनस है। ये वैसे तो नहीं ऐसे पूछा जाता है, बट अगर इन केस कहीं पे आ जाता है, कहीं घुमा के, या इस टाइप से नाम आ जाता है कि किसको इसका श्रेय दिया जाता है, और आपको नाम नहीं पता है, तो कंफ्यूज रहोगे। क्योंकि ज्यादातर हम लोग क्या पढ़ते हैं, संग्रहालय कहाँ पे है, संग्रहित कहाँ पे है, किस पत्थर से बनी है। ठीक है। तो अगर हमें ये एक दो चीजें अलग से पढ़ने को मिल रही है तो हमारे लिए ये बोनस हो जाता है। तो हम इसके लिए, आप जो अपने नोट्स बनाते हो उस पे ये पॉइंट आउट कर सकते हो। तो दीदारगंज के पास एक नदी के तट पे ये फैले कीचड़ से चिपकी हुई मूर्ति को उन्होंने देखा था, रसूल ने, गुलाम रसूल ने। और तब उस मूर्ति को निकालने का, उस स्थान की खोदना शुरू हुआ था। नेक्स्ट है अलग अलग मत है। मतलब जैसे जब कोई भी एविडेंस मिलता है कोई मूर्ति का, अब जैसे कीचड़ में फैली हुई थी, तो तब ये देखा गया कि इसको सफाई करी गई, तब वहां से एक मूर्ति ये निकली दीदारगंज की। फिर उसके बाद एक मत और है कि पुलिस निरीक्षक द्वारा 20 अक्टूबर 1917 को दर्ज की गई गुप्त रिपोर्ट से जोड़ा जाता है। मतलब कि एक रिपोर्ट निकाली, उसमें ये
पता चला कि यहाँ पे एक मूर्ति है। नेक्स्ट है, ये कहानी कुछ इस तरह से है कि पुराने पटना शहर के दीदारगंज में गंगा के किनारे एक धोबी से चिपके हुए पत्थर के टुकड़े के ऊपर कपड़े धो रहा था। मीन्स जैसे एक मिला के कीचड़ में लिपटी हुई मिली थी, किसी ने दूसरा मत दिया कि एक धोबी था जो उसी पत्थर पे पे कपड़े धो रहा था, और उसी पत्थर के टुकड़े को जब निकाल के देखा गया तो वो एक मूर्ति थी। ठीक है। एक दिन उस नजदीक ही एक सांप घूम रहा था, ग्रामीणों ने उसका पीछा किया, वह सांप धोबी के पत्थर के स्लैब के नीचे की छेद में छुप गया। जब ग्रामीणों ने उसे निकालने के लिए मिट्टी को खोदना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि जिस स्लैब के नीचे वो खुदाई कर रहे थे वह असल में किसी शानदार मूर्ति का भाग था, और इसी मूर्ति को आज हम दीदारगंज यक्षी कहते हैं। मीन्स एक तो मत हमारा ये हो गया कि जो गुलाम रसूल नाम के व्यक्ति थे उन्होंने इस मूर्ति को देखा, और दूसरा मत क्या है कि एक धोबी था जो इसके ऊपर इस मूर्ति के टुकड़े के ऊपर कपड़े धोता था, लेकिन अचानक से एक दिन जब इसकी खुदाई शुरू करी गई तो उसके नीचे एक शानदार मूर्ति का भाग मिला। तो ये अलग अलग मत हैं। ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम अगर किसी जैसे अब हम ये टॉपिक अलग अलग पढ़ रहे हैं डिटेल में, तो हमें उसकी अगर और भी चीजें डिटेलिंग में पता है तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट है भारतीय डाक टिकट। इसकी छवि का इस्तेमाल 1985 में फेस्टिवल ऑफ इंडियन स्टैम्प के रूप में किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि कई बार इस टाइप की चीजें पूछी जाती हैं। भारतीय डाक टिकट में इनमें से किस मूर्ति का स्टैम्प के रूप में प्रयोग किया गया है? तो अगर आपके पास ऑप्शन है दीदारगंज एक्चुअली का, और आपको पता है कि हाँ ये 1985 में इसका प्रयोग किया गया था, तो आप आंसर लगा लोगे। नेक्स्ट है अन्य बिंदु। एक यक्षी, यक्षी मतलब क्या है, यक्षी क्यों बोला जाता है इसको, दीदारगंज यक्षिणी क्यों बोलते हैं? अगर ये पूछ लेता है यक्षी किसका प्रतिरूप है, तो यहाँ पे क्या है, यक्षी एक महिला पृथ्वी की आत्मा है जिसे हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों द्वारा उर्वरता के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह पुरुष यक्ष की महिला समकक्ष है, मतलब जैसे पुरुषों की मूर्ति उनको बोलते हैं यक्ष, और जो स्त्रियों की मूर्ति है महिला की उनको क्या बोलते हैं, यक्षिणी। यक्ष कौन है? यक्ष धन के हिंदू देवता कुबेर के सहभागी हैं। मीन्स यक्ष और यक्षिणी दोनों अलग अलग हैं। यक्ष मेल फिगर है और यक्षिणी फीमेल फिगर है। यक्षी प्रारंभिक बौद्ध स्मारकों में एक सजावटी तत्व के रूप में महत्वपूर्ण थे, और अभी भी कई प्राचीन बौद्ध पुरातत्व स्थलों में पाए जाते हैं। मीन्स यक्षी एक प्रतिमा होती है जो जो बौद्ध स्मारक होते थे स्टार्टिंग के, उनमें वो सजावट के लिए उसको एक सजावट के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। यक्षी की मूर्तियों को अक्सर मंदिरों और स्तूपों जैसे विशाल वास्तुशिल्प रूप अंकनों के रूप में देखा जाता है। देखिए क्या हुआ, जैसे बौद्ध लोग भी अपने स्मारक होते थे उसमें सजावट के रूप में इसका प्रयोग करते थे, और वहीं मंदिरों में और स्तूपों में भी इसका कैसे इस्तेमाल होता था, इनको सजावट के लिए इनको इस्तेमाल करते थे। बिहार में पटना, मध्य प्रदेश में विदिशा और उत्तर प्रदेश में मथुरा सहित देश भर में कई जगहों पर बड़ी यक्ष की मूर्तियां पाई जाती हैं। ठीक है। ये केवल एक ही जगह नहीं पाई गई, कहाँ कहाँ पे, बिहार में पटना, मध्य प्रदेश में विदिशा और उत्तर प्रदेश में मथुरा सहित देश भर के कई जगहों पे यक्षी मूर्तियां पाई जाती हैं। और इनकी मेन विशेषताएं क्या होती हैं, ज्यादातर कहाँ पे, हिंदू और बौद्ध मंदिरों के द्वार पर इन्हें देखा जाता है। ठीक है। अब जैसे अभी यही हमने पढ़ लिया कि केवल ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बिहार में भी, मध्य प्रदेश में भी। तो इसमें ही कई बार आप लोगों से परखम की पूछी जाती है, बेसनगर की पूछी जाती है, पटना की पूछी जाती है। तो हम जब मौर्य काल पढ़ते हैं तो उसमें हम अलग अलग इस टाइप की मूर्तियों के बारे में पढ़ते हैं। तो बट मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा बार पूछी जाने वाली मूर्ति में कौन सी आती है, दीदारगंज यक्षिणी। ठीक है। दीदारगंज यक्षिणी के बारे में आप लोग को पूरा रट लेना है। नेक्स्ट इसकी अन्य विशेषताएं देख लेते हैं। इन मूर्तियों को अक्सर खड़ी स्थिति में देखा जाता है। मीन्स जो ये यक्षिणी मूर्तियां होती हैं ये कैसी होती हैं, हमेशा खड़ी खड़ी मूर्तियों के रूप में, जैसे एक सेविका होती है ना और वो कुछ झुला रही है, उस टाइप की है। देखो चौरी भी, इसमें जो चौरी है, चौरी क्या है, जो हाथ का जो पंखा है उसको बोलते हैं। देखो ये इस फोटो में आपको फ्रंट का भी दिख रहा है और बैक का भी दिख रहा है। ठीक है। इसकी पॉलिश की गई सतह विशिष्ट करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका पूछा जाता है वो होती है इसकी पॉलिश, क्योंकि आप लोगों ने अगर मौर्य काल पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता है कि मौर्य काल में जो पॉलिश थी वो बहुत ही ज्यादा चमकदार होती थी, और इतनी चमकदार भी आज भी उसकी चमक वैसी की वैसी बनी हुई है। ठीक है।
ये हमने पढ़ ही लिया है। एक जो इसका जो वस्त्र है वो अधोवस्त्र। अधोवस्त्र मतलब क्या होता है? आधे वस्त्र मीन्स ऊपर का देखिए एरिया, उस पे कोई वस्त्र नहीं है, नीचे के वस्त्र हैं एक पतला महीन धोती जैसा है जो चारों तरफ से बांधा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसे आमतौर पर एक चौड़े कूल्हे वाली कामुक महिला के रूप में चित्रित किया जाता है। आकर्षण और सुंदरता की प्रतिमूर्ति है। ये केवल पर्टिकुलर इसी यक्षिणी की विशेषता नहीं है। अगर यक्षिणी की विशेषता आती है और दीदारगंज यक्षिणी के अलावा भी किसी और की विशेषता आती है और आपको अगर पता है, आपको डिटेल में अगर कहीं लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हो। मूलतः कैसे होती है? खड़ी स्थिति में होती है। पॉलिश की इसकी विशेषता होती है। आमतौर पर चौड़े उसके कूल्हे होते हैं और एक महिला के रूप में से सुंदरता के साथ प्रदर्शित किया जाता है। मानव शरीर को चित्रित करने के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं। इसे माँ देवी के रूप में दर्शाया गया है। मतलब इसका एक जो सिंबॉलिक रूप है वो क्या है? माँ देवी के रूप में इसे दर्शाया जाता है। जो भारत की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता की है। साथ ही अशोक वृक्ष यक्षिणी पौराणिक प्राणियों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी सारी विशेषताएं हैं। अगर मतलब जैसे हम पुरानी उसकी बातें करें, अगर हम और डिटेल में जाएं और अगर आपको और लिखना है तो आप मूर्ति को देख के ही लिख सकते हो कि गले में एक गले में हार है, पीछे जूड़ा बना हुआ है, चारों तरफ से उसको सजावटी आभूषणों से सजाया गया है, कानों में कुंडल है। ठीक है, कानों में कुंडल है, गले में क्या है? गले में दो दो माले हैं और हाथ में क्या पहने हुए? चूड़ियां पहने हुए हैं। तो ऐसे आप इसको और डिटेल में भी बना बना सकते हो कैसे को। जैसे केस हैं तो केसों को क्या किया गया? केस आगे की तरफ से चपटे होके पीछे की तरफ उनको एक मतलब जो सर पे बांधने वाला आभूषण होता है उसी से उसको बांधा गया है। तो ये इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आप इसको अगर आप लोग देख के लिख रहे हो तो आपको और भी डिटेल आ जाएगी। पर अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिख रहे हो तो आपके लिए आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन बहुत सफिशिएंट है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं दीदारगंज एक्चुअली के बारे में। इसको आप लोग को रट लेना है, ध्यान से इसको देखना है पिक्चर को। इसकी जो मेन विशेषताएं हैं 3-4 पॉइंट में, वो तो वैसे भी नहीं भूलेंगे आप लोग, और 4-5 बार पढ़ लिया अगर वीडियो से ही देख के तो आपको ये अच्छे से याद हो जाता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।